नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिषी के हमारे जो श्रृंखला एपिसोड चल रहा है उसमें जैसे कि हमने पिछले एपिसोडों में 12 लग्नों में जन्मे हुए जातकों की शारीरिक और स्वभावगत विशेषताओं के बारे में चर्चा किया। आज हम इस एपिसोड में आपको पब्लिक डिमांड के ऊपर, जैसा कि लोगों ने मुझसे चाहा है उसके हिसाब से मैं इन एपिसोडों को आगे बना रहा हूँ। हम बात करेंगे ज्योतिष और धन योग के बारे में। तो जी हाँ, बहुत ही रोचक और तथ्य है। धन एक बहुत जो होती है आज भौतिक जगत में धन की सबको बहुत आवश्यकता है और हर व्यक्ति जो होता है उसका मूलभूत उद्देश्य जो होता है भौतिक जगत में धन कमाना है, अपना जीव को आर्जन करना है, सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन जीना है। तो हर व्यक्ति अपने कुंडली में धन को लेकर विशेष रूप से चिंतित होता है अपने जीवन में कि धन उसके पास पैसा होगा नहीं होगा, कितना होगा, कब होगा। इस चीज़ की जिज्ञासा उसके मन में हमेशा बनी रहती है। तो इसी चीज़ को लेकर के कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि आप ज्योतिष और धन के बारे में कुछ एपिसोड बनाइए, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। इसलिए मैंने जो यहाँ पर इस कड़ी में इस जो चैप्टर को जोड़ा हुआ है, यहाँ पर हम ज्योतिष और धन योग के बारे में बताएंगे। विभिन्न 12 लग्नों में जो है आपका धन के कैसे योग बनते हैं, कहाँ पर व्यक्ति धनी होता है, किन योगों की वजह से और किन योगों की वजह से धन की कमी हो जाती है। और अगर किसी व्यक्ति कुंडली में धन योग नहीं है तो उसको अगर अपने विभिन्न मंत्र शक्ति से, यंत्र तंत्र से और अपने नक्षत्र आदि से जो है कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है या किसी प्रकार के आध्यात्मिक उपाय द्वारा यही बताएंगे। तो जैसे कि हम बता चुके हैं कि योग, ज्योतिष में योग का बड़ा महत्व है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि योग कहते हैं कि मंदिर में भोग, अस्पताल में रोग और ज्योतिष में योग का बड़ा महत्व है। जी हम तो मंदिर में भोग, अस्पताल में रोग और ज्योतिष में योग का बड़ा महत्व है। तो चूँकि हम जब बात करते हैं ज्योतिष में, ज्योतिष के 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है गणित भाग, एक और होता है फलित भाग। तो गणित भाग में हमने गणित संबंधी श्रृंखलाएँ होती हैं जहाँ पर हम ग्रहों की स्थितियों को डिग्रियों में बांटते हैं और वो देखते हैं कि कितने कहाँ किसकी राशि में बैठा हुआ है, गणितीय गणना करते हैं। और फलित सूत्र की जब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम फलित सूत्र में जो हमारे और गणितीय कार तो हमारे संगणक, हमारे कैलकुलेटर या आप कंप्यूटर कर देते हैं आजकल, जो कितना सरल हो गया है। लेकिन फलित सूत्र का जो विवेचन जो होता है ना मित्रों, वो ये हमारी जो आधुनिक मशीनें हैं वह नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो फलित बताना होता है वो अनुभवजन्य होता है। अनुभव जो व्यक्ति अध्ययन किया होगा, उसने अनुभव किया होगा, उसको किया होगा, वही आपका सही आर्ट फलित बता सकता है, अनुभवजन्य होता है। इसलिए ये जो आपकी मशीनें हैं उसका सही फलित का गणना नहीं कर सकती हैं। वह उसको जो डेटा दिया जाता है वो डेटा को ही आपके सामने परोस सकती हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और जो अनुभव होते हैं उसमें आपकी पहली बात तो अध्ययन और आपकी साधना, 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं मित्रों। ज्योतिष में आप किसी व्यक्ति का अगर फल ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले आपको सिद्धांतों का, ज्योतिषी सिद्धांतों का आपको अध्ययन अच्छे से किया होना चाहिए। फिर अध्ययन के साथ साथ साधना भी होती है और साधना में जो होती है मित्रों इष्ट कृपा का विशेष महत्व है। इष्ट कृपा मतलब जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, उस कृपा और उसका आशीष आपको होना चाहिए, तभी आप जो है किसी व्यक्ति का सही तरीके से फल ग्रहण कर पाएंगे मित्रों। तो ये तो ही साधारण बात। तो योग का साधारण संबंध होता है किसी भी कुंडली में 2 ग्रहों का मिलना, सुख अशुभ ग्रहों का मिलना, 2 ग्रहों का एक स्थान पर मिलना, दृष्टि संबंध होना, है ना। तो ये तो योग बनते हैं। और उसमें मित्रों होता है क्या है, कुंडली विभिन्न लग्नों में जो कुछ ग्रह कारक ग्रह होते हैं, कुछ अकारक ग्रह होते हैं। जब कारक ग्रह जो होते हैं तो वो अपना योगकारी हो करके किसी अच्छे स्थान में बैठते हैं तो वो हमें हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से मित्रों अगर कोई ग्रह फलकारी हो करके ठीक स्थानों पर चला जाता है तो उस घर से जो हमें फल मिलने वाले हैं वो फल शुभ फलदायी न होकर उन फलों की हानि हो जाती है। तो आइए देखते हैं मेष लग्न में धन कारक योग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए ये मेष लग्न कुंडली है। आप देखेंगे जब लग्न भाव में किसी भी पत्र में, अपनी जन्म पत्र में, तो ऐसा आपको पहला मिलेगा लग्न चक्र लिखा होगा, वहाँ पहले नंबर पर हमें मेष राशि लग्न में होगी, तो इसे हम कहेंगे मेष लग्न कुंडली।
अभी इस मेष लग्न में अगर हम जब देखते हैं तो धन योग के बारे में भी देखना। तो पहले मैंने आपको लग्न के बारे में बताया था, इसको अपन ने प्रथम स्थान से देखा था। अब हम बात करेंगे धन योग के बारे में, जिसे हम द्वितीय स्थान से देखना पड़ता है विशेष रूप से। आइए देखते हैं, मेष लग्न में जो धन प्राप्त ग्रह होता है वो शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर धन भाव में दूसरे नंबर की राशि वृष राशि है। वृष राशि का जो अधिपति ग्रह कहलाता है वह शुक्र ग्रह है, इसलिए जो है धन प्राप्त ग्रह हम मेष लग्न में शुक्र ग्रह को मानते हैं। इसके बाद इसके आगे इसके अतिरिक्त जो पंचमेश सूर्य हो गया है, भाग्य सूर्य का बृहस्पति हो गया, और लाभेश जो है शनि एवं लग्नेश मंगल, इनकी स्थितियाँ अनुकूल होती हैं। अगर स्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो यह भी जो है ऐश्वर्य और वैभव को पूर्णतः बढ़ाती है मेष लग्न में। तो इनकी स्थिति को अनुकूल होना भी बहुत जरूरी है। आइए और आगे देखते हैं। तो मेष लग्न के लिए शनि, बुध और शुक्र अशुभ फल कारक होते हैं। जब तो मेष लग्न में होता है शनि ग्रह जो होता है आपका, बुध ग्रह होता है और शुभ अशुभ फल कारक होता है, क्योंकि यहाँ पर 8वें स्थान का स्वामी शुक्र हो जाता है, और बुध जो होता है 6ठे स्थान के स्थान का स्वामी है, और शनि जो है यहाँ पर आपका 10वें और 11वें यहाँ पर 11वें स्थान का स्वामी है। तो अशुभ फल कारक कहा जाता है। और इसके बाद बुध परम पापी माना गया है। जी हाँ, तो बुध को परम पापी इसलिए माना क्योंकि 6ठे घर पर फलदाता ग्रह है ये। इसके बाद आइए तो गुरु के बारे में देखते हैं। गुरु शुभ जो होते हैं शुभ फलदायक, गुरु और सूर्य जो होते हैं वो शुभ फल कारक होते हैं। गुरु चूँकि 9वें स्थान का भाग्य स्थान का स्वामी है, शुक्र पंचमें है, तो ये जो है त्रिकोण स्थान के स्वामी होते हैं, तो ये निश्चित तौर पर शुभ ऐसे शुभ फल आदि हैं। किंतु यहाँ पर गुरु अशुभ योग से गुरु जो होता है निश्चित रूप से अशुभ फल देता है। अशुभ फल देने के संबंध ये है क्योंकि 12वें स्थान का स्वामी भी यहाँ पर गुरु बनता है मित्रों। अगर इस 12वें स्थान के स्वामी का संबंध 8वें या 6ठे से हो जाता है कहीं पर कुंडली में, तो यह अशुभ फलकारी होता है। इसके आगे देखते हैं, शुक्र मार्ग स्थान का अधिपति होकर भी जो है घातक नहीं है, किंतु अनिष्ट फलकारी जरूर है। यहाँ पर शुक्र की अगर स्थिति को देखेंगे तो शुक्र यहाँ पर आपका जो है मार्ग स्थान 7वां स्थान मार्ग कहलाता है, क्योंकि मार्ग स्थान का अधिपति ग्रह है होकर भी घातक नहीं होता, क्योंकि 7वें स्थान 7वां भाव जया भाव होता है, इसलिए अधिपति नहीं, लेकिन ये अनिष्ट फल जरूर करता है मित्रों इस कुंडली में मेष लग्न में। शनि इत्यादि पाप ग्रह इस लग्न के लिए घातक हैं। ये हमने पहले बताया है कि शनि जो है, अब जो पाप ग्रह में आपका राहु केतु आते हैं उनकी स्थिति का भी विवेचन कर लेना चाहिए। मंगल लगने से नष्ट होने पर भी असफल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है पहले घर का और 8वें घर का भी स्वामी बनता है। क्योंकि यह किसमें सिद्धांत है कि जो लग्नेश को जो अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, इसलिए मंगल को 8वें घर का अधिपति होने के बाद भी यहाँ पर वो अनिष्ट फलकारी नहीं होता है। अब यहाँ पर युतियों की बात कर लें, ग्रह की शुभ युति और अशुभ युति की बात करें तो शुभ युति में जो है शनि और शुक्र की अगर इस कुंडली में कहीं पर युति होती है अच्छे भावों में, तो वह अति शुभ युति मानी जाएगी। यहाँ पर अशुभ युति की बात करें, अशुभ युति में आपका शुभ योग की बात अगर करें तो शुभ में सूर्य अगर स्वग्रही है, ये पंचम अगर पंचमेश में बैठा हुआ है, शुक्र स्वग्रही है, द्वितीय में बैठा हुआ है, क्षीण चंद्र है और मंगल की अच्छी स्थिति, ये शुभ योग कहलाती है मित्रों इस कुंडली के लगने वालों के लिए धन के मामले में। और आगे देखते हैं तो अशुभ युति में देखें, यहाँ इस कुंडली में मंगल और बुध की जो युति बताई गई है वो अशुभ युति है। अशुभ युति मतलब क्या है, मंगल और बुध यानी एक लग्नेश हो गया और आपका षष्ठेश हो गया। अगर इनकी युति कर करके किसी अशुभ भाव में बैठते हैं या शुभ ग्रह में बैठते हैं तो अपने अपने फलों की घरों के फलों की हानि करते हैं। ये होता है। इसके बाद हम राजयोगकारी ग्रह की बात करें तो यहाँ पर रवि मतलब पंचमेश, गुरु मतलब नवमेश और चंद्र मतलब चतुर्थेश, ये राजयोगकारी ग्रह माने गए हैं। अगर कुंडली में इन ग्रहों की युति केंद्र त्रिकोण भाव में से कहीं पर भी होती है तो यह राजयोग फलकारी योग बन जाता है मित्रों। निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में उत्तरोत्तर बहुत अच्छे पदों को प्राप्त करता है, बहुत मान सम्मान धन संपदा ऐश्वर्य को भोगता है मित्रों। तो यह राजयोगकारी हो गया। इसके बाद हम आते हैं लक्ष्मी योग के बारे में। लक्ष्मी योग की अगर हम बात करें तो शनि अगर 9वें भाव में बैठा हुआ मित्रों, शनि 9वें भाव में, गुरु 7वें भाव में और शुक्र 5वें भाव में और सूर्य 3 भाव में, शुक्र यहाँ 5वें भाव में और सूर्य 3 भाव में बैठता है। तो इससे इस लग्न वाले कुंडली जो भी जाता है उनके एक योग बनता है जिसे हम लक्ष्मी योग कहते हैं, यानी कि वह व्यक्ति धन पूर्ण होगा, उसके बाद पर्याप्त पैसा रहेगा अपने जीवन काल में। इसके बाद हम सफल योग की बात करते हैं। कुछ योगों की युति जो सफल होती है, जिनकी युति होती है सफल होती है, वो कौन कौन होती है सफल योग। सूर्य मंगल की अगर युति यहाँ पर केंद्र त्रिकोण स्थान में है या फिर आपका दूसरे और 11वें स्थान में है
तो वह शुभ युति मानी जाएगी। सूर्य और चंद्र की अगर युति हो जाती है केंद्र त्रिकोण स्थानों में और दूसरे और 11वें भाव में अगर होती है तो वो भी शुभ मानी जाएगी। गुरु और शुक्र की स्थिति युति अगर केंद्र त्रिकोण या दूसरे और 11वें भाव में होती है तो वो भी शुभ मानी जाएगी। सूर्य और शनि की युति अगर केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान या दूसरे और 11वें भाव में मानी जाएगी तो वो भी शुभ मानी जाएगी। मंगल और शुक्र की स्थिति अगर केंद्र स्थान या त्रिकोण दूसरे और 11वें स्थान में होंगे तो भी शुभ मानी जाएगी। और चंद्र और गुरु की स्थिति अगर आपके केंद्र स्थान मतलब 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण स्थान 1, 5, 9 और जो अपने धन और आय जो होते हैं ये होता है दूसरा घर और 11वां घर। इसमें अगर कहीं पर भी ऐसे इन ग्रहों की युतियाँ बनती हैं तो वह भी अति शुभ फलदायी होती है धन के मामले में मित्रों। और यहाँ पर निष्फल योग होते हैं, गुरु और शनि अगर मिलते हैं तो उनका फल निष्फल होता है। शुक्र और गुरु का ही मिलन होता है तो वो भी निष्फल योग होते हैं। तो यह तो एक कुंडली के लग्न के आधार पर विभिन्न ग्रहों की युति और दृष्टि संबंध से यह योग बनते हैं। तो कौन से फल जो फायदेमंद है कौन से नुकसानदायक है ये मैंने आपको बताया मित्रों इस भाग में। इसी के बाद आगे क्योंकि यह पहला भाग है, इसके बाद अभी विशेष योग भी होते हैं इसी मेष लग्न में जिसकी चर्चा हम इस एपिसोड के अगले एपिसोड में आपको करेंगे कि विशेष धन योग, विशेष जो धन संबंधित योग हैं उनके बारे में हम अगले एपिसोड में बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपना अनुभव मेरे वीडियो के लिए या कोई किसी तरह कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नीचे किसी को अगर अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरा जीमेल आईडी दिया हुआ है। और आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो हम बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।